हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। मैं शैलेंद्र चौधरी प्रियंका सिंह तोमर यूट्यूब चैनल पे आपको एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज का अपना टॉपिक है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। 11th क्लास का ज्योग्राफी का फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, जिसका ये चौथा टॉपिक है। आइए स्टार्ट करते हैं। पिछले अध्याय में आपने भूगोल के विषय में पढ़ा। आप संसार के मानचित्र से भी परिचित हैं। आप जानते हैं कि पृथ्वी के 29% भाग पर महाद्वीप और बाकी पर महासागर फैले हुए हैं। महाद्वीपों और महासागरों की अवस्थिति, जैसा कि आज मानचित्र पर दिखाई देती है, हमेशा से ऐसी नहीं रही है। इसके अतिरिक्त यह भी तथ्य है कि आने वाले समय में भी महाद्वीप और महासागरों की स्थिति आज की जैसी नहीं रहेगी। अगर ऐसा है तो प्रश्न यह है कि पुरातन काल में इनकी अवस्थिति कैसी थी, इनकी अवस्थिति में परिवर्तन क्यों और कैसे होता है। यदि यह सच है कि महाद्वीप और महासागरों की अवस्थिति में परिवर्तन हुआ है और अभी भी हो रहा है, तो अब यह जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि वैज्ञानिक यह सब कैसे जानते हैं। उन्होंने महाद्वीपों या महासागरों की पहले की स्थिति का निर्धारण कैसे किया होगा। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर और इनसे संबंधित प्रश्न ही इस अध्याय का विषय है। महाद्वीप प्रवाह। अटलांटिक महासागरीय तटरेखा की अवस्थित अटलांटिक महासागरीय तटरेखा की आकृति को ध्यान से देखें। इस महासागर के दोनों तरफ की तटरेखा में आश्चर्यजनक सम्मिति है। इसी समानता के कारण बहुत से वैज्ञानिकों ने दक्षिण व उत्तर अमेरिका तथा यूरोप व अफ्रीका के एक साथ जुड़े होने की संभावना को व्यक्त किया। विज्ञान के इतिहास के ज्ञात अभिलेखों से पता चलता है कि सन 1996 में एक डच मानचित्रवेत्ता अब्राहम ऑर्टेलियस ने सर्वप्रथम यह संभावना को व्यक्त किया था। एंटोनियो पेलेग्रिनी ने एक मानचित्र बनाया जिसमें तीनों महाद्वीपों को इकट्ठा दिखाया था। जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत सन 1912 में प्रस्तावित किया। यह सिद्धांत महाद्वीप एवं महासागरों के वितरण से ही संबंधित था। इस सिद्धांत की आधारभूत संकल्पना यह थी कि महाद्वीप महासागर की सभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड में जुड़े हुए थे। वेगनर के अनुसार आज के सभी महाद्वीप एक भूखंड के भाग थे तथा यह एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था। उन्होंने इस बड़े महाद्वीप को पेंजिया नाम दिया। पेंजिया का अर्थ है पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी। विशाल महासागर को पेंथलासा कहा, जिसका अर्थ है जल ही जल। वेगनर के तर्क के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले इस बड़े महाद्वीप पेंजिया का विभाजन आरंभ हुआ। पेंजिया पहले दो बड़े महाद्वीप पिंडों लॉरेंसिया व गोंडवानालैंड क्रमशः उत्तर और दक्षिणी भूखंडों के रूप में विभक्त हुआ। इसके बाद लॉरेंसिया व गोंडवानालैंड धीरे धीरे अनेक छोटे हिस्सों में बंट गए, जो आज के महाद्वीप के रूप हैं। महाद्वीप विस्थापन के पक्ष में अनेक प्रमाण भी प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। महाद्वीप विस्थापन के पक्ष में प्रमाण। महाद्वीपों में साम्य। दक्षिणी अमेरिका व अफ्रीका के आमने सामने की तटरेखाएं अद्भुत व त्रुटि रहित साम्य दिखाती हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि 1964 में बुलर्ड ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र तैयार किया था। तटों का यह साम्य बिल्कुल सही सिद्ध हुआ। साम्य बैठाने की यह कोशिश आज की तटरेखा की अपेक्षा 1000 फैथम की गहराई की तटरेखा के साथ की गई थी। महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता। आधुनिक समय में विकसित की गई रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण विधि से महासागरों के पार महाद्वीपों की चट्टानों के निर्माण के समय को सरलता से जाना जा सकता है। 200 करोड़ वर्ष प्राचीन शैल समूहों की एक पट्टी ब्राज़ील तट और पश्चिमी अफ्रीका के तट पर मिलती है, जो आपस में मेल खाती हैं। दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका की तटरेखा के साथ पाए जाने वाले आरंभिक समुद्री निक्षेप जुरासिक काल के हैं। इससे यह पता चलता है कि इस समय से पहले महासागर की उपस्थिति वहाँ नहीं थी। टिलाइट वेव सदी चट्टानें हैं जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती हैं। भारत में पाए जाने वाले गोंडवानालैंड श्रेणी के तल छटों के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थलखंडों से मिलते हैं। गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में घने टिलाइट हैं जो विस्तृत और लंबे समय तक हिम आवरण या हिमाच्छादन की ओर इंगित करते हैं। इसी क्रम के प्रतिरूप भारत के अतिरिक्त अफ्रीका, फॉकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। गोंडवानालैंड श्रेणी की तलछटों की यह समानता स्पष्ट करती है कि इन स्थलखंडों के इतिहास में भी समानता रही है। हिमानी निर्मित टिलाइट चट्टानें पुरातन जलवायु और महाद्वीपों के विस्थापन के स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। प्लेसर निक्षेप। घाना तट पर सोने के बड़े निक्षेप की उपस्थिति व उद्गम चट्टानों की अनुपस्थिति एक आश्चर्यजनक तथ्य है।
सोनायुक्त सिराएं ब्राज़ील में पाई जाती हैं, अतः यह स्पष्ट है कि घाना में मिलने वाले सोने के निक्षेप ब्राज़ील पठार से उस समय निकले होंगे जब ये दोनों महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े थे। जीवाश्मों का वितरण। यदि समुद्री अवरोधक के दोनों विपरीत किनारों पर जल व स्थल में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की समान प्रजातियां पाई जाएं, तो उनके वितरण की व्याख्या में समस्याएं उत्पन्न होंगी। इस परीक्षण से कि लेमूर भारत, मेडागास्कर व अफ्रीका में मिलते हैं, कुछ वैज्ञानिकों ने इन तीनों स्थल खंडों को जोड़कर एक सतत स्थलखंड लेमुरिया की उपस्थिति को स्वीकारा। मेसोसारस नाम के छोटे रेंगने वाले जीव केवल उथले खारे पानी में ही रह सकते हैं। इनकी अस्थियां केवल दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी केप प्रांत और ब्राज़ील के इरावर सेल समूह में ही मिलते हैं। ये दोनों तट आज एक दूसरे से 4800 किलोमीटर की दूरी पर हैं और इनके बीच में एक महासागर विद्यमान है। प्रवाह संबंधी बल। वैगनर के अनुसार महाद्वीप विस्थापन के दो कारण थे: पोलर व ध्रुवीय फ्लाइंग बल और ज्वारीय बल। ध्रुवीय फ्लाइंग बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। आप जानते हैं कि पृथ्वी की आकृति एक संपूर्ण गोले जैसी नहीं है, वरन यह भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। यह उभार पृथ्वी के घूर्णन के कारण है। दूसरा बल जो वैगनर महोदय ने सुझाया वह ज्वारीय बल है, जो सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण से संबंध है, जिससे महासागरों में ज्वार पैदा होते हैं। वैगनर का मानना था कि करोड़ों वर्षों के दौरान ये बल प्रभावशाली होकर विस्थापन के लिए सक्षम हो गए। यद्यपि बहुत से वैज्ञानिक इन दोनों ही बलों को महाद्वीपीय विस्थापन के साथ के लिए सर्वथा अपर्याप्त समझते हैं। सम्मेलन धारा सिद्धांत। 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने मेंटल भाग में सम्मेनीय धाराओं के प्रभाव की संभावना व्यक्त की। ये धाराएं रेडियोएक्टिव तत्वों के उत्पन्न ताप भिन्नता से मेंटल भाग में उत्पन्न होती हैं। होम्स ने तर्क दिया कि पूरे मेंटल भाग में इस प्रकार की धाराओं का तंत्र विद्यमान है। यह उन प्रवाह बलों की व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास था, जिसके आधार पर समकालीन वैज्ञानिकों ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को नकार दिया। महासागरीय अधस्थल का मानचित्रण। महासागरों की बनावट और आकार पर विस्तृत शोध यह स्पष्ट करते हैं कि महासागरों का अधस्थल एक विस्तृत मैदान नहीं है, वरन उसमें भी उच्चावच पाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महासागरीय अधस्थल के निरूपण अभियान ने महासागरीय उच्चावच संबंधी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की और यह दिखाया कि इसके अधस्थली में जलमग्न पर्वतीय कटकें व गहरी खाइयाँ हैं, जो प्राय महाद्वीपों के किनारों पर स्थित हैं। प्राय महासागरीय कटकें ज्वालामुखी उद्गार के रूप में सबसे अधिक सक्रिय पाई गई। महासागरीय परपटी को चट्टानों के काल निर्धारण ने यह तथ्य स्पष्ट कर दिया कि महासागरों के नितल की चट्टानें महाद्वीपीय भागों में पाई जाने वाली चट्टानों की अपेक्षा नवीन हैं। महासागरीय कटक के दोनों तरफ की चट्टानें जो कटक से बराबर दूरी पर स्थित हैं, उनकी आयु व रचना में भी आश्चर्यजनक समानता पाई जाती है। महासागरीय अधस्थल की बनावट। इस भाग में हम महासागरीय तल को बनावट से संबंधित कुछ ऐसे तथ्यों का अध्ययन करेंगे जो महासागर व महाद्वीपों के वितरण को समझने में मददगार होंगे। महासागरीय तल की आकृतियाँ अध्याय 13 में विस्तार से वर्णित हैं। गहरी व उच्चावच के प्रकार के आधार पर महासागरीय तल को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। ये भाग हैं महाद्वीपीय सीमा, गहरे समुद्री बेसिन और मध्य महासागरीय कटक। महाद्वीपीय सीमा ये महाद्वीपीय किनारों और गहरे समुद्री बेसिन के बीच का भाग है, जिसमें महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, महासागरीय उभार और गहरी महासागरीय खाइयाँ आदि शामिल हैं। महासागरों व महाद्वीपों के वितरण को समझने के लिए गहरी महासागरीय खाइयों के क्षेत्र विशेष महत्वपूर्ण और रोचक हैं। वितलीय मैदान। ये विस्तृत मैदान महाद्वीपीय तटों व मध्य महासागरीय कटकों के बीच पाए जाते हैं। वितलीय मैदान वह क्षेत्र है जहाँ महाद्वीपों से बहाकर लाए गए अवसाद इनके तटों से दूर निक्षेपित होते हैं। मध्य महासागरीय कटक। मध्य महासागरीय कटक आपस में जुड़े हुए पर्वतों की एक श्रृंखला बनाती है। महासागरीय जल में डूबी हुई यह पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली संभवतः सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इन कटकों के मध्यवर्ती शिखर पर एक रिफ्ट, एक प्रवाहजक पठार और इसकी लंबाई के साथ साथ पार्श्वमंडल इसकी विशेषता है। मध्यवर्ती भाग में उपस्थित द्रोणी वास्तव में सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र हैं। पिछले अध्याय में मध्य महासागरीय ज्वालामुखी के रूप में ये ज्वालामुखियों की जानकारी दी गई है। भूकंप व ज्वालामुखियों का वितरण। भूकंपीय गतिविधि और ज्वालामुखी वितरण के लिए दिए मानचित्र 4.5a और बा में अध्ययन करें। आप अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में तटरेखा के लगभग समानांतर एक बिंदु रेखा देखेंगे। यह आगे हिंद महासागर तक जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप के थोड़ा दक्षिण में यह 2 भागों में बट जाती है, जिसकी एक शाखा इसमें दर्शाया गया है। देखो,
पूर्वी अफ्रीका की ओर चली जाती है और दूसरी म्यांमार से होती हुई न्यूगिनी पर एक ऐसी ही रेखा से मिल जाती है। आप ये पाएंगे कि यह बिंदु रेखा मध्य महासागरीय तटों के समरूप है। भूकंपीय संकेंद्रण का दूसरा क्षेत्र छायांकित मेखला के माध्यम से दिखाया गया है। ये अल्पाइन हिमालय श्रेणियों के और प्रशांत महासागरीय किनारों के समरूप है। सामान्यतः मध्य महासागरीय तटों के क्षेत्र में भूकंप के उद्गम केंद्र कम गहराई पर हैं, जबकि अल्पाइन हिमालय पट्टी व प्रशांत महासागरीय किनारों पर ये केंद्र अधिक गहराई पर हैं। ज्वालामुखी मानचित्र भी इसी का अनुकरण करते हैं। प्रशांत महासागर के किनारों को सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र होने के कारण रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। सागरीय अधस्तल का विस्तार, जैसा कि ऊपर वर्णित किया गया है, प्रवाह उपरांत अध्ययनों ने महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जो वैगनर के महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत के समय उपलब्ध नहीं थी। चट्टानों के पुराचुंबकीय अध्ययन और महासागरीय तल के मानचित्रण ने विशेष रूप से निम्न तथ्यों को उजागर किया। पहला, यह देखा गया कि मध्य महासागरीय तटों के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार सामान्य क्रिया है और ये उद्गार इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में लावा बाहर निकालते हैं। दूसरा है, महासागरीय कटक के मध्य भाग के दोनों तरफ समान दूरी पर पाई जाने वाली चट्टानों के निर्माण का समय, संरचना, संगठन और चुंबकीय गुणों में समानता पाई जाती है। महासागरीय कटकों के समीप की चट्टानों में सामान्य चुंबकत्व ध्रुवण पाई जाती है तथा ये चट्टानें नवीनतम हैं। कटकों के शीर्ष से दूर चट्टानों की आयु भी अधिक है। महासागरीय परपटी की चट्टानें महाद्वीपीय परपटी की चट्टानों की अपेक्षा अधिक नई हैं। महासागरीय परपटी की चट्टानें कहीं भी 20 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी नहीं हैं। अगला है, गहरी खाइयों में भूकंप के उद्गम अधिक गहराई पर हैं, जबकि मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र में भूकंप उद्गम केंद्र फोकी कम गहराई पर विद्यमान हैं। इन तथ्यों और मध्य महासागरीय कटकों के दोनों तरफ की चट्टानों के चुंबकीय गुणों के विश्लेषण के आधार पर हैस ने सन 1961 में एक परिकल्पना प्रस्तुत की जिसे सागरीय अधस्तल विस्तार के नाम से जाना जाता है। हैस के तर्कानुसार महासागरीय कटकों के शीर्ष पर लगातार ज्वालामुखी उद्भेदन से महासागरीय परपटी में विभेदन हुआ और नया लावा इस दरार को भरकर महासागरीय परपटी के दोनों तरफ धकेल रहा है। इस प्रकार महासागरीय अधस्तल का विस्तार हो रहा है। महासागरीय परपटी का अपेक्षाकृत नवीनतम होना और इसके साथ ही एक महासागर में विस्तार से दूसरे महासागर के न सिकुड़ने पर हैस ने महासागरीय परपटी के क्षेपण की एक बात कही। हैस के अनुसार यदि ज्वालामुखी परपटी से नई परपटी का निर्माण होता है तो दूसरी तरफ महासागरीय गर्तों में इसका विनाश भी होता है। चित्र 4.3 में महासागरीय तल विस्तार की मूलभूत संकल्पना को दिखाया गया है। प्लेट विवर्तन की सागरीय तल विस्तार अवधारणा के पश्चात विद्वानों की महाद्वीपों व महासागरों के वितरण के अध्ययन में फिर से रुचि पैदा हुई। सन 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित कर अवधारणा प्रस्तुत की जिसे प्लेट विवर्तनिकी कहा गया। एक विवर्तनिक प्लेट, जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहा जाता है, ठोस चट्टान का विशाल व अनियमित आकार का खंड है जो महाद्वीप व महासागरीय स्थल खंडों से मिलकर बना है। ये प्लेटें दुर्बलता मंडल पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलायमान हैं। स्थल खंड में परपटी एवं ऊपरी मेंटल को सम्मिलित किया गया है जिसकी मोटाई महासागर में 5 से 100 किलोमीटर और महाद्वीप भागों में 200 किलोमीटर तक है। एक प्लेट को महाद्वीपीय या महासागरीय प्लेट भी कहा जाता है जो इस बात पर निर्भर है कि उस प्लेट का अधिकतर भाग महासागर अथवा महाद्वीप से संबद्ध है। उदाहरणार्थ, प्रशांत प्लेट मुख्यतः महासागरीय प्लेट है जबकि यूरेशियन प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट कहा जाता है। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल 7 मुख्य प्लेटों में कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त है। नवीन वलित पर्वत श्रेणियाँ, खाइयाँ और भ्रंश इन मुख्य प्लेटों को सीमांकित करते हैं। मुख्य प्लेट इस प्रकार है। अंटार्कटिक प्लेट जिसमें अंटार्कटिका और इसके चारों ओर से घेरती हुई महासागरीय प्लेट भी शामिल है। उत्तर अमेरिका प्लेट जिसमें पश्चिमी अटलांटिक तल सम्मिलित है तथा दक्षिण अमेरिकन प्लेट व कैरिबियन द्वीप इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं। दक्षिण अमेरिकी प्लेट पश्चिमी अटलांटिक तल समेत और उत्तरी अमेरिकी प्लेट व कैरिबियन द्वीप से इसे पृथक करते हैं। प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, अफ्रीकी प्लेट जिसमें पूर्वी अटलांटिक तट शामिल है और यूरेशियाई प्लेट जिसमें पूर्वी अटलांटिक महासागरीय तल सम्मिलित है। कुछ महत्वपूर्ण छोटी प्लेटें निम्नलिखित हैं। कोकोस प्लेट, यह प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका व प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। नजका प्लेट, यह दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। अरेबियन प्लेट, इसमें अधिकतर अरब प्रायद्वीप का भूभाग सम्मिलित है। फिलीपीन प्लेट, यह एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर प्लेट के बीच स्थित है। कोरियन प्लेट, कैरोलिन प्लेट,
यह न्यू गिनी के उत्तर में फिलिपियन व इंडियन प्लेट के बीच स्थित है। फ्यूजी प्लेट यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। ग्लोब पर यह प्लेटें पृथ्वी के पूरे इतिहास काल में लगातार विचरण कर रही हैं। वैगनर की संकल्पना की केवल महाद्वीप गतिमान हैं सही नहीं है। महाद्वीप इस प्लेट का हिस्सा है और प्लेट चलायमान है। यह एक निर्वात तथ्य है कि भूवैज्ञानिक इतिहास में सभी प्लेट गतिमान रही हैं और भविष्य में भी गतिमान रहेंगी। चित्र 4.4 में विभिन्न कालों में महाद्वीपीय भागों की स्थिति को दर्शाया गया है। वैगनर के अनुसार आरब में सभी महाद्वीपों से मिलकर बना एक सुपर महाद्वीप पेंजिया के रूप में विद्यमान था। यद्यपि बाद की खोजों ने यह स्पष्ट किया है कि महाद्वीप पिंड जो प्लेट के ऊपर स्थित है भूवैज्ञानिक काल पर्यंत चलायमान थे और पेंजिया अलग अलग महाद्वीप खंडों के अभिसरण से बना है जो कभी एक या किसी दूसरी प्लेट के हिस्से थे। पुराचुंबकीय आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिकों ने विभिन्न भूकालों में प्रत्येक महाद्वीपीय खंड की अवस्थिति निर्धारित की। भारतीय उपमहाद्वीप अधिकांशतः प्रायद्वीपीय भारत की अवस्थिति नागपुर क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानों के विश्लेषण के आधार पर आंकी गई। प्लेट संचरण के फलस्वरूप 3 प्रकार की प्लेट सीमाएं बनती हैं। अपसारी सीमा, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। जब दो प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटती हैं और नई परपटी का निर्माण होता है उन्हें अपसारी प्लेट कहते हैं। वह स्थान जहाँ से प्लेट एक दूसरे से दूर हटती है उन्हें प्रसारी स्थान भी कहा जाता है। अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है जहाँ से अमेरिकी प्लेटें उत्तर अमेरिकी व दक्षिण अमेरिकी प्लेटें तथा यूरेशियन व अफ्रीकी प्लेटें अलग हो रही हैं। अभिसरण सीमा, जब तक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है और जहाँ भूपरपटी नष्ट होती है वह अभिसरण सीमा है। वह स्थान जहाँ प्लेट धंसती है इसे प्रविष्टन क्षेत्र भी कहते हैं। अभिसरण 3 प्रकार से हो सकता है: महासागरीय व महाद्वीपीय प्लेट के बीच, 2 महाद्वीपीय प्लेट के बीच और 2 महाद्वीपीय प्लेटों के बीच। रूपांतरण सीमा, जहाँ ना तो नई परपटी का निर्माण होता है और ना परपटी का विनाश होता है उन्हें रूपांतर सीमा कहते हैं। इसका कारण है कि इस सीमा पर प्लेटें एक दूसरे के साथ साथ क्षैतिज दिशा में सरक जाती हैं। रूपांतर भ्रंश 2 प्लेट को अलग अलग करने वाले तल हैं जो सामान्यतः मध्य महासागरीय कटकों से लंबवत स्थिति में पाए जाते हैं। क्योंकि कटकों के शीर्ष पर एक ही समय में सभी स्थानों पर ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता, ऐसे में पृथ्वी के अक्ष से दूसरी प्लेट के हिस्से भिन्न प्रकार से गति करते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी के घूर्णन का भी प्लेट के अलग खंडों पर भिन्न प्रभाव पड़ता है। प्लेट प्रवाह की दर कैसे निर्धारित होती है? प्लेट प्रवाह दर है सामान्य व उत्क्रमण चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियाँ जो मध्य महासागरीय कटक को के समानांतर हैं। प्लेट प्रवाह की दर समझने में वैज्ञानिक के लिए सहायक सिद्ध हुई है। प्रवाह की ये दरें बहुत भिन्न हैं। आर्कटिक कटक की प्रवाह दर सबसे कम है 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी कम। ईस्टर द्वीप के निकट पूर्वी प्रशांत महासागरीय उपहार जो चिली से 3400 किलोमीटर पश्चिम की ओर दक्षिण प्रशांत महासागर में है, इसकी प्रवाह की दर सर्वाधिक है जो 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक है। प्लेट को संचालित करने वाले बल, जिस समय वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया था उस समय अधिकतर वैज्ञानिकों का विश्वास था कि पृथ्वी एक ठोस गति रहित पिंड है। यद्यपि सागरीय अधस्तल विस्तार और प्लेट विवर्तन की दोनों सिद्धांतों ने इस बात पर बल दिया कि पृथ्वी का धरातल व भूगर्भ दोनों ही स्थिर न होकर गतिमान हैं। प्लेट विचरण करती हैं, यह आज एक अकाट्य तथ्य है। ऐसा माना जाता है कि दृढ़ प्लेट के नीचे चलायमान चट्टानें वृत्ताकार रूप में चल रही हैं। उष्ण पदार्थ धरातल पर पहुंचता है, फैलता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, फिर गहराई में जाकर नष्ट हो जाता है। यही चक्र बार बार दोहराया जाता है और वैज्ञानिक इसे संवहन प्रवाह कहते हैं। पृथ्वी के भीतर ताप उत्पत्ति के 2 माध्यम हैं: रेडियोधर्मी तत्वों का क्षय और अवशिष्ट ताप। आर्थर होम्स ने 1930 में इस विचार को प्रतिपादित किया जिसने बाद में हैरी हेस की सागरीय तल विस्तार अवधारणा को प्रभावित किया। दृढ़ प्लेटों के नीचे द्रवल व उष्ण मेंटल है जो प्लेट को प्रवाहित करता है। भारतीय प्लेट का संचलन, भारतीय प्लेट के प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भाग सम्मिलित हैं। हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ साथ पाया जाने वाला प्रतिष्ठन क्षेत्र इसकी उत्तरी सीमा निर्धारित करता है जो महाद्वीपीय अभिसरण के रूप में है, अर्थात 2 महाद्वीप प्लेटों की सीमा है। यह पूर्व दिशा में म्यांमार के
राकिनियोमा पर्वत से होते हुए एक चाप के रूप में जावा खाई तक फैला हुआ है। इसकी पूर्वी सीमा एक विस्तारित तल है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में महासागरीय कटक के रूप में है। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान की किरथर श्रेणियों का अनुसरण करती है। यह आगे मकरान तट के साथ साथ होती हुई दक्षिण पूर्वी चागोस द्वीप समूह के साथ साथ लाल सागर द्रोणी जो विस्तारित तल है में जा मिलती है। भारतीय तथा अंटार्कटिक प्लेट की सीमा भी भारतीय महासागरीय कटक से निर्धारित होती है जो एक अपसारी सीमा है और यह लगभग पूर्व पश्चिम दिशा में होती हुई न्यूजीलैंड के दक्षिण में विस्तारित तल में मिल जाती है। भारत एक बृहद द्वीप था जो ऑस्ट्रेलियाई तट से दूर एक विशाल महासागर में स्थित था। लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पहले एक तटीय सागर इसे एशिया महाद्वीप से अलग करता था। ऐसा माना जाता है कि लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले जब पेंजिया विभक्त हुआ तब भारत ने उत्तर दिशा की ओर खिसकना आरंभ किया। लगभग 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले भारत एशिया से टकराया। वह परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ। 7.1 करोड़ वर्ष पहले से आज तक की भारत की स्थिति मानचित्र 4.6 में दिखाई गई है। आरेख 4.6 भारतीय उपमहाद्वीप व यूरेशियन प्लेट की स्थिति भी दर्शाता है। आज से लगभग 14 करोड़ वर्ष पहले उस उपमहाद्वीप सुदूर दक्षिण में 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित था। इन दो प्रमुख प्लेटों को तैथिस सागर अलग करता था और तिब्बतीय खंड एशियाई स्थलखंड के करीब था। भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट की तरफ प्रवाह के दौरान एक प्रमुख घटना घटी, वह थी लावा प्रवाह के से दक्कन ट्रैप का निर्माण होना। ऐसा लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ और एक लंबे समय तक यह जारी रहा। याद रहे कि यह उपमहाद्वीप तब भी भूमध्य रेखा के निकट था, लगभग 4 करोड़ वर्ष पहले, और इसके पश्चात हिमालय की उत्पत्ति आरंभ हुई। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और हिमालय की ऊंचाई अब भी बढ़ रही है। तो ये था आपका चौथा टॉपिक। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने अनुभव हमसे लाइक, कमेंट, शेयर करके ज़रूर साझा करें। थैंक यू।